हेलो एवरीवन, करंट अफेयर विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई 2021। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी, द हिंदू और अदर न्यूज़पेपर के साथ साथ मैगजीन्स में इम्पॉर्टेंट रही हैं, ताकि आपकी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 1 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी, द हिंदू और अदर मैगजीन्स में इम्पॉर्टेंट रही हैं। जो हमारी आज की पहली घटना है वो है हमारा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन इसमें केवल यही पूछा जाएगा कि आखिरकार वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि इसके इंडिकेटर्स कौन से हैं, इंडिकेटर्स के अलावा कितना एनर्जी आउटलुक हुआ है, कितना नहीं हुआ, कुछ नहीं पूछेगा। ये तब पूछता है जब इस रिपोर्ट को यूपीएससी एक बार कभी पूछ चुकी हो। जब यूपीएससी किसी रिपोर्ट को पहली बार पूछती है तो उसे बेसिक में पूछती है, सेकेंड टाइम जब पूछती है तो थोड़ा डेप्थ में। तो आप केवल बस इतना याद रखिए कि इसे अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। ये आपको याद रखना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे क्या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, तो नहीं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। अब जो इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन वो बनेगा, वो क्या कि आखिरकार इंटरनेशनल नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी या इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी का क्या इंडिया मेंबर है? तो हाँ, इंडिया इसका सदस्य है। दूसरी बात, क्या इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर है? तो हाँ, इंडिया इसका भी मेंबर है। इतनी बातें आप समझ गए। तो अब देख लेते हैं कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है क्या। वास्तव में ये एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब ये होता है कि कई सारी सरकारें का मतलब इंडिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूरोप के कई कंट्री हो गए और अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये कई सारे कंट्री मिलकर जो एक संगठन बनाते हैं उसे कहते हैं अंतर सरकारी संगठन। ठीक है, 2009 में बना था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1945 में बनाया गया, या इसे 1971 में बनाया गया, या इसे 1992 में बनाया गया पृथ्वी सम्मेलन के दौरान। तो बिल्कुल भी नहीं, ये हाल ही में बना है 2009 में। कहाँ पे? बार्न में हेडक्वार्टर है, जो कि जर्मनी का एक शहर है। अब आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बार्न सिटी है वो वास्तव में कहाँ की है, तो आप बता देंगे कि साहब ये जर्मनी की सिटी है। मेंबर कितने हैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपसे केवल ये पूछेगा क्या इंडिया इसका मेंबर है। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपसे ये तो पूछा ही जाता है कि क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्या इंडिया इसका संस्थापक सदस्य है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया 77 मेंबर के रूप में अपने आप को पार्टिसिपेट कराया। क्लियर? तो इंडिया संस्थापक सदस्य इसका नहीं है, लेकिन इंडिया इसका 77वां सदस्य जरूर है। इतनी बातें समझ गए। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ेंगे वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। फिर हमारा अगला आर्टिकल आता है हाइड्रोजन के बारे में। वास्तव में ये रिपोर्ट या हाइड्रोजन क्यों चर्चा में रहे, ये जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी है इसने ये कहा है कि हम 2050 तक कम से कम 12% तक ऊर्जा में हाइड्रोजन को मिक्स कर सकते हैं। यानी कि ऊर्जा के जो हमारे अलग संसाधन हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, उसमें हम हाइड्रोजन को मिला सकते हैं, जिससे हमारे लिए काफ़ी एफिशिएंट एनर्जी के रिसोर्सेज बन जाएंगे। तो इसलिए प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वास्तव में हाइड्रोजन होता क्या है, इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं और इसका सोर्स क्या है। क्लियर? तो एक तरीके का वैकल्पिक ईंधन है, स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन। स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन का मतलब हुआ कि ये एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता। दूसरी बात क्या है कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि पृथ्वी में इसकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो आप कहेंगे नहीं साहब, पृथ्वी में तो ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कई टाइप्स के होते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। हो सकता है मे बी कि आपसे इन चारों में से किसी एक की परिभाषा पे क्वेश्चन आ जाए और 3 विकल्प और दे देगा इन्हीं 3 को। तो आप एक नज़र से बस देख लें कि ग्रीन का मतलब, ब्राउन का मतलब, ग्रे का मतलब और ब्लू का मतलब।
ठीक है। ग्रीन का मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन जिसको अक्षय ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है। कैसे, आप एक तरीके से फिगर देखिए, ठीक है। ये एक तरीके के सोलर एनर्जी है, हमने सूर्य की एनर्जी को लिया, ये ऑक्सीजन है, इससे हमने गर्म किया। ये जो हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, इससे जो H2 बना, इसे हमने यहाँ स्टोर किया और इससे फिर हमने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाए। फ्यूल सेल क्या होते हैं? एक तरीके की बैटरी जो कि इसको चलने में मदद करती है। और जब ये फ्यूल सेल बर्न होंगे, जलेंगे, तो एमिट क्या करेंगे? जल को, यानी कि H2O को। आपको ये याद नहीं रखना है, इतना आपसे पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ, सनलाइट के माध्यम से हम हाइड्रोजन को बना सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं और फिर उसका उपयोग हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल के रूप में भी कर सकते हैं। क्लियर? इतनी बातें समझ गए। इसमें जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो काफ़ी कम होता है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब नॉर्मल तरीके से कि कार्बन का एमिशन बिल्कुल ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए तो स्वच्छ ऊर्जा है। क्लियर? जैसे कि आप ये देख सकते हैं प्लांट में कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है, इसमें हाइड्रोजन को कैसे स्टोर करके रखा जाता है। ये विंड एनर्जी है ना, तो देखो कैसे इसको किया जाता है, ठीक। फिर इसको करने के बाद ग्रिड के माध्यम से अलग अलग जगह भेजा जाता है, अलग अलग जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आपसे ये बिल्कुल प्रोसेस नहीं पूछेगा, है ना, तो याद रखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि हाँ, इसे हम विंड से, इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, इन सारी चीज़ों से एमिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोसेस है, विंड के माध्यम से बिजली बनने की जो प्रक्रिया है। दूसरा आता है हमारा ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा हाइड्रोजन का उत्पादन जिसमें कोयले का उपयोग किया जाता है। ब्राउन का मतलब कोयला, ठीक है, कोयले के उपयोग करके जब हम जहां उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। सिंपल सा मतलब है कि कोयले का उपयोग करके हम हाइड्रोजन को बनाएं, वो कहलाया ब्राउन हाइड्रोजन। जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करें, वो कहलाया ग्रीन हाइड्रोजन। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर आता है ग्रे हाइड्रोजन। नेचुरल गैस से जो उत्पन्न किया जाता है वो कहलाता है ग्रे हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन, जिसको नेचुरल गैस से तो एमिट किया जाता है, बट जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है, मतलब जितना एमिशन होता है उसको रोका जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है कि वास्तव में हाइड्रोजन क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एक वाहक है, ना कि स्रोत। मतलब क्या हुआ? यानी कि हाइड्रोजन, अभी हमने देखा ना कि हाइड्रोजन को हम एक तरीके से खुद से वो नहीं कर रहे। हाइड्रोजन हमारे लिए ये स्टोरेज है। क्लियर? वाहक नहीं है, वाहक कोई और है। क्लियर? यहाँ पे सॉरी उल्टा बोल दिया कि हाइड्रोजन हमारे लिए सोर्स नहीं है, सोर्स कोई और है। ये हमारे लिए एक तरीके का वाहक है। क्लियर? जो अन्य चीज़ों को संचालित करता है। क्लियर? इतनी बातें समझ गए। जब इतनी बातें समझ गए, फिर यहाँ पे आता है हमारा कोवैक्स। आगे चल के कोवैक्स को हमें पढ़ना है, क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की इसमें क्षमता होती है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोजन को लेकर कि हाइड्रोजन के द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित किया जाता है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को ये कम करता है, अधिक नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। इसमें एनर्जी को अधिक मात्रा में हम वितरित कर सकते हैं और इसे स्टोरेज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी को हम एक जगह से हाइड्रोजन में तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। फिर आता है कोवैक्स। कोवैक्स वास्तव में क्या है? ये एक वैश्विक पहल है जिसका पर्पस है यूनिसेफ, गावी जो कि वैक्सीन अलायंस है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO जो कि महामारी की तैयारी हेतु गठबंधन व अन्य के नेतृत्व में कोविड-19 के टीकों की समान पहुंच सुनिश्चित करते हैं। मोटे तौर पर अगर हम ये कहें, एक तरीके का अलायंस है जो काम क्या करता है कि विश्व में जो ये संस्थाएं काम कर रही हैं, यूनिसेफ हो, WHO हो या गावी हो, इन सब को कहाँ किसको कौन सी दवा देनी है इस बात की श्योरिटी करता है। एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म समझिए। ठीक है, हालांकि ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होता नहीं है, समझ गए। अब बात आती है कालबेलिया नृत्य की। ये कालबेलिया नृत्य की दो महिलाएं हैं, है ना, जो कि डांस कर रही हैं। आप इस पिक्चर को देख लें, इस पिक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाद में हम आपको बताएंगे और आपसे पूछेंगे क्या आपने देखा था किसी सज्जन को
ठीक है, तो आप बताइएगा। कालबेलिया नृत्य क्या है? ये कालबेलिया कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे है? राजस्थान में, मेनली राजस्थान का ये। इसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में भी सूची में शामिल किया गया है, जिसमें ऑलरेडी हमारी 13 जो सांस्कृतिक अमूर्त विरासत हैं उनको शामिल किया जा चुका है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये कि ये केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इसमें पुरुष पार्टिसिपेट नहीं करते। पुरुष का जो योगदान होता है वो केवल वाद्य यंत्र बजाने के लिए होता है, इनको संगीत देने के लिए। ठीक है, अभी हमने आपसे कहा था पिक्चर पूछेंगे, तो आप ये देखिए, ये सज्जन महोदय क्या कर रहे हैं? कुछ बजा ही तो रहे हैं, पुंगी जिसको बोलते हैं, ये ढोल बजा रहे हैं। क्लियर, ये सब अपना कुछ बजा रहे हैं, ये डांस नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये लोग नाच रहे हैं? बिल्कुल नहीं नाच रहे, चुपचाप बस हंस रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप पुरुष और महिलाएं दोनों नृत्य करती हैं? तो नहीं, केवल महिलाएं नृत्य करती हैं। अन्य राजस्थानी फोक कौन से हैं? गैर है, कच्छी है, घोड़ी है, घूमर है, भवई है। ऑलरेडी हमने अपने आपको प्रीलिम्स लेट्स करेक्ट सीरीज में ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कराए हैं। उम्मीद है कि आपने उन टॉपिक्स को देखा होगा, वहाँ पे हमने डिटेल में आर्ट एंड कल्चर को कवर कराया था। ठीक है, अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि यूनेस्को के अंतर्गत कौन कौन सी 13 हेरिटेज जो हमारी विरासत हैं वो कौन कौन सी शामिल हैं। तो एक तो है वैदिक जप की परंपरा, यानी कि वैदिक चैंटिंग, जैसे हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना कि न तुम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, है ना, या फिर सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोला जाता है ना। तो ये वैदिक चैंटिंग है। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन चीज़ों को पार्टिसिपेट किया गया। रामलीला यानी कि जो रामायण है उसको थिएटर के रूप में दिखाना, लोगों को एक नृत्य करना, एक तरीके से पूरी घटना को नाटक के रूप में रूपांतरित करना। कुटियट्टम जो कि संस्कृत थिएटर है केरल का। रम्मान जो कि धार्मिक उत्सव परंपरा का एक तरीके का मंचन है। क्लियर, तो ये बातें आप समझ गए। फिर आता है मुडियट्टू, ये भी केरल का एक तरीके का डांस है। कालबेलिया ये राजस्थान का है। छऊ नृत्य ये एक तरीके का आपको पता है 3 स्टेट का है। बताइएगा आप लोग कौन कौन से 3 स्टेट में है। पुरुलिया है आपका, ठीक है, मयूरभंज है ना। तो ऐसे आप बताइएगा कहाँ कहाँ का है, तीनों स्टेट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा छऊ नृत्य के बारे में। लद्दाख का बौद्ध स्तूप आपने कई बार सुना होगा। मणिपुर का संकीर्तन। जड़ियाला गुरु, जड़ियाला गुरु वास्तव में क्या है कि पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की शिल्प ठठेरों के द्वारा जो बर्तन बनाते हैं ना, उसको इसमें शामिल किया गया। इतनी बातें आप समझ गए। फिर बात आती है योग, जिसको 2016 में मोदी जी के टाइम पीरियड पे इंटरनेशनल दर्जा दिया गया। नवरोज, ठीक है, ये भी एक तरह का त्यौहार है। कुंभ मेला 2017 में इसे किया गया, हाल ही में कुंभ हुआ था, कोविड-19 के कारण चर्चा में रहा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इन 13 में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन से 13 अमूर्त विरासत सांस्कृतिक में शामिल हैं। योग, कुंभ, नवरोज, ठीक है ना, ये 3 आप समझ गए। फिर आपको यहाँ पे दे देगा यक्षगान। क्लियर, अब आपसे पूछेगा इनमें से कौन कौन से शामिल हैं, तो आप कहेंगे केवल 1, केवल 2, केवल 3। यक्षगान इसमें शामिल नहीं है। ये तो बहुत सिंपल सामने आपको दे दिया, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो ये 13 लिस्ट आप देखिए और इनको एक तरीके से कहीं पर अपने सामने पिन कर लिया करिए, एक पेज में लिख कर चिपका दिया करिए, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। क्योंकि तथ्यात्मक चीज़ें होती हैं, इनको बार बार देखने से याद होता है, रट्टा मारने से याद नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की आप करंट अफेयर्स कवर हो गई, यानी कि 1 जुलाई में जो भी घटनाएं इंपॉर्टेंट रही हैं वो हमने आपको कवर करा दी। इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, डेप्थ में इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल हम मिलते हैं 2 जुलाई में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।